हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रभात कौशिक डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लेखपाल के सिलेबस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए लेखपाल में 4 पैरामीटर है। सबसे पहला हिंदी, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा मैथ, 25 क्वेश्चन इसके। और तीसरा पैरामीटर क्या होगा आपका जीएस का, यानी कि जनरली स्टडी। ठीक है, इसमें भी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 25 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। ठीक है, चौथा जो पैरामीटर होगा आपका वो होगा ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में भी 25 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग है वो कितना दे रखी है? टाइमिंग दी हुई है आपकी 2 घंटे। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट। तो 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व भी करूं तो इसका मतलब 100 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एग्जाम के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो 3 सेकंड में भी सॉल्व होते हैं और 30 सेकंड में भी सॉल्व होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट में तो सॉल्व नहीं होता। हर वो क्वेश्चन भी आता है जो 2 मिनट में भी क्वेश्चन सॉल्व होता है और 5 मिनट में भी होता है। ठीक है, तो देखिए चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होगी आपके लिए सिलेक्शन के लिए हिंदी। जिसकी हिंदी अच्छी है, मतलब हिंदी का बहुत लिमिटेड सा कोर्स है, और ये जो हिंदी का सिलेबस है बहुत छोटा है। एग्जाम की दृष्टि से जो हिंदी होगी आपकी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप ये चाहते हो कि हिंदी में पूरे में से पूरे ले आओ, बहुत छोटा सा कोर्स है, तो आप हिंदी में पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पूरा स्कोर आप 25 का कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पिछली क्लास में संजय सर ने बताया था कि जीएस अनलिमिटेड कोर्स है, यानी कि प्रशांत महासागर है, ये मान लो इसका तो। या लेकिन फिर भी इसको भी पढ़ना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन है, 25 में से कम 20 के करीब तो हमें जाना ही है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश है। ग्रामीण परिवेश जीएस से बहुत छोटा सा सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है इसका भी, और ये सबको पता है कि किस में से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश भी आप कर ही लोगे। मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद आपको केवल इस वाले पोर्शन को सॉल्व कराना है कि 25 क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन कैसे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ की। तो मैथ का जो सिलेबस है वो 2 पोर्शन में बटा हुआ है, जैसा कि आपने देख भी लिया होगा कि एक अर्थमेटिक है और एक एडवांस मैथ है। अब देखिए, लेखपाल का जो एग्जाम है वो 19 जून में कंडक्ट कराने वाले हैं। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम 0 टू टॉप लेवल तक एक एक चीज आपको बता दें। हम लेखपाल के क्रैश कोर्स चलाने के माध्यम से ही वो चीजें आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आनी ही आनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ के सिलेबस की, तो जो मैथ का सिलेबस बटा हुआ है वो 2 पोर्शन में बटा हुआ है। ठीक है, मैथ का सिलेबस बटा हुआ है आपका 2 पोर्शन में। एक तो हुआ आपका अंक गणित, अंक गणित। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक। और दूसरा बटा हुआ है एडवांस मैथ। ठीक है, यानी कि जिसके अंतर्गत बीज गणित होगा, बीज गणित होगा, रेखा गणित होगा, और क्षेत्रमिति होगी। क्षेत्रमिति होगी, और आपका सांख्यिकी भी इसी में ही काउंट कर लो। सांख्यिकी, ठीक है ना, सांख्यिकी जिसमें मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की हम जो शुरुआत करेंगे वो मैथ में हम एक नए चैप्टर के साथ करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आपके आने ही आने वाले हैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे, अर्थमेटिक की तो बात हम करेंगे नहीं। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो एडवांस मैथ में करेंगे। एडवांस मैथ में जो आपका मेंसुरेशन का पोर्शन है, यानी कि क्षेत्रमिति का जो पोर्शन है, आपको पता है इसका वेटेज जो है ना प्रीवियस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन का रहा है। ठीक है, देखिए जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। देखिए भाई, अब लेखपाल के एग्जाम में क्षेत्रमिति से मिनिमम जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 3 और मैक्सिमम क्वेश्चन है 4, यानी कि 2 और 4 के दायरे में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्षेत्रमिति एक ऐसा चैप्टर है वो हर सरकारी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, और बच्चे ज्यादातर क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से डरते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, जबकि क्षेत्रमिति इतना आसान टॉपिक है, ये मान के चलो यहाँ से फ्री के क्वेश्चन मिलते हैं, फ्री के नंबर मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्षेत्रमिति को हमने 2 पोर्शन में बांट दिया। सबसे पहले हम क्षेत्रमिति में क्या क्या हमें पढ़ना है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रमिति को हमने 2 पोर्शन में बांट दिया। नंबर 1 2D और 3D। 2D का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 डायमेंशनल है, यानी कि जिसमें 2 विमाएं होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। 3D में क्या होगा, जिसमें 3 विमाएं होती है, इसका मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो 2D में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 2D में हमें पढ़ना क्या है। तो 2D में हमें नंबर 1 टॉपिक होता है इसमें एरिया। एरिया इसका मतलब क्षेत्रफल, एरिया इसका मतलब क्षेत्रफल। दूसरी चीज क्या होगी, पैरामीटर यानी कि परिमाप, पैरामीटर यानी कि परिमाप। ठीक है, हमें एक तो एरिया पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है 2D में, और एक परिमाप पढ़ना है यानी कि पैरामीटर पढ़ना है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 3D में हमें क्या पढ़ना है, 3D में हमें नंबर 1 टॉपिक तो है हमारा क्या, वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम यानी कि आयतन। दूसरा टॉपिक यहां से क्या पढ़ना होता है हमें, दूसरा टॉपिक पढ़ना होता है हमें एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब जो एरिया होगा ये 3D में 2 पोर्शन में बटेगा। नंबर 1 LSA, LSA को बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो आकृति समतल है तो उसके लिए हमेशा लेटरल सरफेस एरिया निकलता है, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। इसी को हम हिंदी में 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरी चीज LSA हो गया और CSA यानी कि जो आकृति वक्राकार होगी, तो आकृति वक्राकार है उसके लिए हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक पर तो एरिया में हम क्या बोलते हैं, एक तो LSA और एक CSA। ठीक है, एक तो हमें लेटरल सरफेस एरिया पढ़ना होता है यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसी को हम हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो आकृति आपकी वक्राकार है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे हम पढ़ते हैं TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हमारे जो मेंसुरेशन है ये 2 भागों में बटी हुई है, एक तो 2D और एक 3D। 2D में एरिया पढ़ना है, पैरामीटर पढ़ना है, 3D में हमें वॉल्यूम पढ़ना है, एरिया पढ़ना है। अब एरिया को हमने 2 भागों में बांट दिया, CSA या LSA, TSA यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक इसी तरीके से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब एक बात और जान लीजिए, जो 2D है, जो आपका ये 2D है, तो 2D में सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा आयत। क्या होगा, आयत यानी कि रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक होगा आपका वो होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग यानी कि स्क्वायर। दूसरा टॉपिक होगा आपका स्क्वायर। तीसरा टॉपिक होगा आपका त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। अब देखिए जो ट्रायंगल है हमारा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जो लेखपाल का एग्जाम हुआ और 2D में से क्वेश्चन आया तो वो आयत और वर्ग से ना पूछकर वो त्रिभुज में से पूछा गया है, यानी कि त्रिभुज हो जाता है हमारा लेखपाल के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक। अब जो ये त्रिभुज है ये 3 पोर्शन में बटा हुआ है। ये त्रिभुज कौन कितने पोर्शन में बटा हुआ है? 3 पोर्शन में। नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो और समान भुजाओं के द्वारा बनाए गए कोण भी समान होते हैं, इसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज वाला टॉपिक है हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से 101% क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। हमें समबाहु त्रिभुज भी पढ़ना है, समद्विबाहु त्रिभुज भी पढ़ना है और विषम बाहु त्रिभुज भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक आता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चौथा टॉपिक, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। चौथा टॉपिक आता है हमारा वो होता है समचतुर्भुज। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। अब जो समचतुर्भुज है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं बेटा? रोम्बस। इसको बोलते हैं हम रोम्बस, यानी कि सम का मतलब समान, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। क्लियर होगी बात? ठीक है। देखिए इसके बाद आता है हमारा 5वां टॉपिक समांतर चतुर्भुज। क्या आता है बेटा? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो आपका है समचतुर्भुज। त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से समचतुर्भुज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका समलंब, समलंब। समलंब यानी कि ट्रेपीजियम, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। एक छोटा सा एक ही फॉर्मूला है समलंब के ऊपर, ठीक है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आया तो ताकि आप कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सर्किल यानी कि वृत्त। उसके बाद आता है हमारा सर्किल यानी कि वृत्त, सर्किल। देखिए ये 7 टॉपिक है जो 2D में हमें पढ़ने हैं और इन 7 टॉपिक में भी हमें लेखपाल के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक त्रिभुज है और एक समचतुर्भुज है। हालांकि पढ़ने में आयत भी है, वर्ग भी है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी, समलंब भी और वृत्त भी, पढ़ने में सब कुछ है। लेकिन हमारा जो फोकस है, मेन फोकस है वो हमारा त्रिभुज पे रहेगा और समचतुर्भुज भी रहेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने ही आना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 3D, 3D में टॉपिक कौन कौन से हैं? तो 3D में टॉपिक नंबर 1 तो हुआ कौन सा? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि जिसको हम बोलते हैं घनाभ, जिसको हम बोलते हैं बेटा घनाभ, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा टॉपिक है? दूसरे नंबर पर टॉपिक है हमारा क्यूब, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम बेटा घन, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेंडर, वो है हमारा सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं बेलन, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कोन, कोन को हम बोलते हैं शंकु, कोन को बोलते हैं हम शंकु। और जो 5वें नंबर पर टॉपिक है हमारा वो मैं यहां लिख देता हूं, 5वें नंबर पर टॉपिक है हमारा स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, स्फीयर का मतलब क्या होगा? गोला। तो
तो ये 5 टॉपिक हमारे 3D में हैं और 3D में ये 5 के 5 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि हमें क्यूबॉइड भी अच्छे से पढ़ना है, क्यूब भी अच्छे से पढ़ना है, सिलेंडर भी और कोन भी। देखिए अब हमारे पास जो लेखपाल के लिए टाइम बचा हुआ है वो मात्र 30 से 35 दिन का बचा हुआ है। अब इन 30 से 35 दिनों का यूटिलाइज हमें कैसे करना है? हमें यूटिलाइज करना है कि हमें वो टॉपिक पढ़ना है जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है कि यहां से 101% क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि मेंसुरेशन में शुरुआत मेंसुरेशन से क्यों किया? मेंसुरेशन से शुरुआत केवल इसलिए किया क्योंकि मेरा मकसद केवल ये था कि मेंसुरेशन हर वो सरकारी एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, मेंसुरेशन से क्वेश्चन 101% आना ही आना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एनालाइज किया लेखपाल के प्रीवियस एग्जाम को, तो मुझे ये देखने को मिला कि इससे मिनिमम क्वेश्चन 3 आए हुए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन 4 आए हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारा रेखा गणित वाला पोर्शन है ना, जो रेखा गणित यानी कि ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, वो ज्योमेट्री वाला पोर्शन भी मेंसुरेशन को टच करके ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, यानी कि एंगल भी दे दिया और फिर भी क्षेत्रफल या परिमाप पूछ लिया। ठीक है, तो कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनने का रेखा गणित के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेखपाल के एग्जाम में कोई तुमसे पैरेलल लाइन वगैरह इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने का कभी भी, तुमसे केवल मेंसुरेशन के बारे में ज्यादा पूछेगा। तो इसलिए 4 क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम मान के चलिए यहाँ से कि वो आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए जैसे देखिए भाई, समझिए, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बता दोगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 हेक्टोग्राम में 1 हेक्टोग्राम में 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। या तो आपको रेक्टिफिकेशन बिल्कुल सही हो, आपने रटी ये चीजें हो, लेकिन ये चीजें ना आपको रटनी नहीं है, ये आपको 7 यूनिट होती है, वो 7 यूनिट आपको याद रहनी चाहिए। जिस तरीके से गायत्री मंत्र सब बच्चों को याद होता है ना, ठीक इसी तरीके से अगर तुम्हें मेंसुरेशन पढ़नी है तो मेंसुरेशन के लिए ये यूनिट बदलना आना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो मैं आपको सिखाता हूं कि वे 7 यूनिट कौन कौन सी है जिसका यूज हम मेंसुरेशन में करते ही करते हैं। ठीक है, यूनिट को चेंज करने के लिए देखिए, नंबर 1 है किलो, नंबर 2 है हेक्टो, नंबर 3 है डेका, नंबर 4 है ग्राम, नंबर 5 है डेसी, नंबर 6 है सेंटी और नंबर 7 है मिली। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, आज के बाद ये चीज आप कभी रटने नहीं पड़ने की, आप इसको समझ लो एक बार। ठीक है, देखिए ग्राम के स्थान पर आपका मीटर भी हो सकता है या फिर लीटर भी हो सकता है। समझिए, अगर ग्राम है यहां पे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम बोलते हैं। लेकिन अगर यहां पे मीटर है तो आप बोलोगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक इसी प्रकार यहां पे अगर लीटर है तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो 1 किलो, किलो यहां पे है, इसको 1 मान लो, मुझे ग्राम तक जाना है, तो 1 2 3, तो सिंपल 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हुए, 1000 ग्राम हुए। क्लियर होगी बात? अगर मैं आपसे पूछता हूं
कि ये बताओ मुझे आप कि 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम है। तो हेक्टो यहाँ पे है, इसको 1 मान लो, और 1 2 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम है, ग्राम तक ही जाना है। तो 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम हुए बेटा, 100 ग्राम हुए। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम है, तो इसको हेक्टो को क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, और डेसीग्राम तक आना है आपको, तो डेसीग्राम तक उतनी जीरो लगा दो, तो 3 जीरो आ गई। तो क्या बोलोगे कि 1 हेक्टोग्राम में 1000 डेसीग्राम है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं कि 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम, तो डेका यहां पे है, डेसी तक आप 2 जीरो लगाओ, तो 1 डेकाग्राम में कितना डेसीग्राम होगा, 100 ग्राम होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो सिंपल 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में कितने होंगे बेटा, 1 2 3 1000 ग्राम, इस तरीके से। लेकिन अगर आप ऐसे चल रहे हो उल्टे, तो उल्टा चलने के लिए भी सेम ऐसे ही काम करना है। मैं आपसे पूछता हूं कि 1 मिलीग्राम में कितना डेसीग्राम है, तो मिलीग्राम से डेसीग्राम तक आए, इसको 1 मान लो, और ये क्या करना है, 2 जीरो। तो आप इसको 1 बटा करके बोलोगे कि 1/100। अगर आप रिवर्स चल रहे हो तो आप हमेशा 1/100 यानी कि 1 के बटे में बोलोगे कि 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम, तो 1/100। मैं आपसे पूछता हूं कि 1 डेसीग्राम में कितना हेक्टोग्राम है, तो इसको 1 1 2 3, तो कितना होगा, 1/1000, 1/1000। तो मैं उम्मीद करता हूं ये साथ के साथ यूनिट आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद हो जानी चाहिए कि किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, तो आज के बाद ये आपको यही आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने की, कोई भी यूनिट हो आप सेकंड्स में अपना यूनिट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो थी छोटी सी बात जो हम इसमें मेंसुरेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज है यूनिट बदलने में। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा और है, पाइथागोरस। एक पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। देखो मैं ये चाहता हूं कि कम समय में मैं आपके पास पहली वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा, इसका सबसे ज्यादा यूज है मेंसुरेशन में भी और आपका ज्योमेट्री में भी, बहुत जगह यूज है इसका। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय प्राचीन यूनान के एक महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम पाइथागोरस था, और उन्हीं के नाम पर यह थ्योरम पड़ी, उन्हीं के नाम पर यह प्रमेय पड़ी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस इस प्रमेय का प्रयोग, इस प्रमेय का प्रयोग केवल और केवल समकोण त्रिभुज में होगा, समकोण त्रिभुज में होगा, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में होगा। ठीक है, दूसरी चीज, पहली बात तो ये होगी कि पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रयोग होगा वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में होगा। ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। दूसरी चीज, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी उसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके जो कर्ण वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भी होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, देखिए यहां पे मैं एक चित्र बना देता हूं ताकि आप समझो और अच्छे से।
ये कोई समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, इस पे एंगल सी क्या है, ये एंगल सी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने कहा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण, इसका नाम क्या हुआ, कर्ण। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं हम, आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार यानी कि बेस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें यह बताया गया कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के। अगर मैं साइड मानता हूं, अगर मैं साइड मान दूं ए वर्टेक्स वाली साइड, इसके सामने की भुजा क्या मान ली मैंने, ए, ठीक है। बी के सामने की जो साइड है वो क्या मान ली मैंने, बी, ये मैंने मान ली बी, ठीक है। सी के सामने वाली जो भुजा होगी, साइड होगी, उसकी लंबाई कितनी मान ली मैंने, सी। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के। तो ये जो यूनान के महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने ये थ्योरम दी, ठीक है। तो इसका प्रयोग केवल होगा समकोण त्रिभुज में, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। इसका यूज सबसे ज्यादा हम करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, ठीक है। देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। जो सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, सबसे छोटा, वो क्या होता है, डायरेक्ट 3, 4 और 5। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा, 3, 4, 5। यानी कि अगर 3 हमारा आधार है और 4 हमारा लंब है, तो 5 क्या होगा, कर्ण। यानी कि 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 का स्क्वायर कितना, 16। ये हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 5 के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 25 के बराबर होगा। 16 और 9 25, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो 3, 4, 5 है, ये सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद दूसरा जो ट्रिपलेट आता है, जो मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा यूज करता है एग्जामिनर, वो करता है 5, 12, 13। 5, 12, 13। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो 144 और 25 कितना हुआ, 169, जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उसके बाद जो यूज करता है एग्जामिनर मेंसुरेशन में, वो करता है आपका 7, 24, 25। 7, 24, 25 का जो यूज करता है वो 3D में कोण के लिए करता है, यानी कि शंकु के लिए करता है, ठीक है। 7, 24, 25। इसके बाद करता है आपका 8, 15, 17। 8, 15, 17। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 4 या 5 नजर आता है, तो इसका मतलब 3 अपने आप ही आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में 13 दिखता है, तो 5, 12 की याद खुद आ जानी चाहिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज तो नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 7, 24 अगर दिखता है, तो 25 अपने आप ही याद आ जाना चाहिए, या 24 दिखता है तो 7, 25 अपने आप ही दिख जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो क्या है, 9, 40, 41। 9, 40, 41। और इसके बाद जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा 11, 60, 61 होगा। और इसके बाद होगा 12, 35, 37।
12, 35, 37। 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर होता है 37 के स्क्वायर के, यानी कि हर पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसका यूज एग्जामिनर करेगा ही करेगा। ठीक है, और हमें इसी को पहचानना है, इन्हीं साइड्स को पहचानना है, ताकि हम अपने सवाल को विद इन 2 या 3 सेकंड में बना पाए। ठीक है, इसके बाद एक और पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 16, 63, 65, और इसके बाद होता है 20, 21, 29। ठीक है, तो ये कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिनका यूज एग्जामिनर करता है, और इन्हीं का यूज हमेशा सबसे ज्यादा मेंसुरेशन में होता है, और सबसे ज्यादा ट्रिपलेट का यूज होता है पहले का, इसका 5, 12, 13 का, 7, 24, 25 का, 8, 15, 17 का। लेकिन हमें ये इतने तो आपको याद करने ही करने हैं ताकि हम सवाल को जल्दी कर पाए। ठीक है, दूसरी चीज समझिए, देखिए किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से गुणा करने पर, किसी भी नंबर से गुणा करने पर वह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा, वह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज है, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। अगर मैं इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो जो ट्रिपलेट बनेगा वो भी समकोण त्रिभुज को ही सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि 2 तिये 6, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5 है। अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा, 6, 8, 10। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12 और 13 इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 पंजे 15, 12 तिये 36 और 13 तिये 39। तो ये वाले जो नंबर आए ये भी पाइथागोरस थ्योरम को ही सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता कैसा है। जैसे कि इवन नंबर है, कोई सम संख्या है, इवन नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 8 नंबर है, मुझे इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है, तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता कैसे है। देखिए, तो इवन नंबर 8 का अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, 8 का स्क्वायर कर दो, कितना आया 64, 64 का हाफ करोगे, कितना आया 32, कितना आया 32। ठीक है, अब 32 के ऐसे दो टुकड़े जिनमें 2 का गैप हो, 2 का अंतर हो, यानी कि अगर 2 का अंतर करना है तो एक काम करो, 32 में से 2 कम कर लो, कितना आ गया 30, और 30 का हाफ कितना हो गया 15, 30 का हाफ कितना हो गया 15। ठीक है, अब ये जो 2 कम किया था वो 15 में जोड़ के लिख दो, यानी कि 15 और 2 17। तो यहां से जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बना वो 8 इवन नंबर यानी कि सम संख्या का जो बना वो 8, 15, 17 आया। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये आधार है तो ये लंब होगा, तो ये कर्ण होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बनाऊं 10 का, तो 10 का स्क्वायर कितना लिखोगे 100, 100 का हाफ कितना हुआ 50,
अब 50 के ऐसे दो टुकड़े जिसमें 2 का गैप हो, 2 का अंतर हो। तो अगर 2 का अंतर करना है तो 50 में से 2 कम कर लीजिए पहले ही, कितना हुआ 48। अब 48 का हाफ कितना होगा 24, 24 में कितना जोड़ दो 2, तो कितना आ गया 26। तो यानी कि 10 का जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा वो 10, 24 और 26 बनेगा। ठीक है, ये तो हुआ इवन नंबर का पाइथागोरन ट्रिपलेट कि कैसे बनाया जाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट जो समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑड नंबर की यानी कि विषम संख्या की, तो विषम संख्या के लिए सेम ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, जैसे 9 एक विषम संख्या है और इसका मुझे पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है, तो आप क्या करो 9 का स्क्वायर करो सबसे पहले 81। सम संख्या में हम इसका हाफ कर रहे थे, लेकिन यहां पे इसको हाफ नहीं करना, यहां पे हमें करना क्या होगा 81 के ऐसे दो टुकड़े जिसमें एक का अंतर हो, जिसमें एक का अंतर हो, तो हमें एक का अंतर करना है। तो 81 में से पहले ही हम एक को कम कर लेंगे, तो कम करने के बाद क्या मिलेगा 80, 80 का हाफ कितना होगा 40, तो इस 40 में एक जोड़ के रख दो, इस 40 में ये जो एक था वो जोड़ दो, कितना हो गया 41। यानी कि 9 का जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा वो 9, 40 और 41 बनेगा, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, यानी कि अगर ये आधार है ये लंब है तो ये क्या बनेगा कर्ण, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर के। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं 7 का पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाऊं तो 7 एक विषम संख्या है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो 49 के ऐसे दो टुकड़े जिसके बीच में एक का गैप हो, तो 49 में से पहले एक कम करोगे कितना आया 48, तो 48 का हाफ कितना हुआ 24, तो 24 में एक जोड़ दो कितना आ गया 25। तो यानी कि 7, 24 और 25, इसका यूज सबसे ज्यादा है मेंसुरेशन में 3D में, यानी कि कोण यानी कि शंकु में। ठीक है ना, अगर आपको 25 दिखता है क्वेश्चन में तो 7, 24 आपके अपना आप याद आ जाना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है। क्लियर हुई बात? तो चलिए दोस्तों, ये तो था बेसिक सा कंसेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके लेखपाल के। ठीक है, देखते हैं वो कैसे करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है ये लेखपाल के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आप देखिए एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप कितना दे दिया 540 मीटर। तो सबसे पहले एक बात समझिए, जो कोई भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज का मतलब होगा जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ होगा। त्रिभुज का मतलब क्या होगा, जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ होता है। जैसे कि कोई त्रिभुज ए, बी और सी, मुझे इसके परिमाप की अगर बात करनी है तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये परिमाप हो गया। ठीक है ना, ये तो वो परिमाप। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ो, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप कितना दे दिया 540 मीटर, और इसकी भुजाओं का अनुपात कितना है 5:12:13। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कोई भी त्रिभुज हो अगर उसके क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो त्रिभुज का जो स्टैंडर्ड क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि अगर कोई त्रिभुज है, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, या कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज ए बी और सी है और इसके मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एडी, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, ये हर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है 540, परिमाप का मतलब होगा तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, देखिए
5 अगर इसका आधार है, देखो 5 12 13, 5 12 13 को देखते ही समझ में आया कि ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, जो अभी अभी मैंने बताया आपको कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 5 12 13 तो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। 5 12 13 को देखते ही ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी और सी, अगर ये 5 है तो ये 12 होगा और ये 13 होगा। तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। 5 12 13 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अगर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार कितना 12 गुणा 5, यानी कि कितना 2 × 12 यानी कि 30 यूनिट। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 30 का मल्टीपल होगा, आंसर वो ऑप्शन होगा जो 30 का मल्टीपल होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये 30 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है 30 का मल्टीपल है, क्योंकि 0 से 0 कटेगी और 3 से कोई भी संख्या तभी कटेगी अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता हो। तो 9 और 7 16 और 2 18 3 से कटेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये देखते हैं 5 और 4 9 9 18, ये 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ये 6 और 5 11 2, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब बी और डी ऑप्शन तो देखते हमने हटा दिए, ठीक है। तो देखिए अगर इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका परिमाप कितना है। तो परिमाप कितना हुआ, 13 और 12 25, 25 और 5 कितना हुआ 30। तो 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 30 यूनिट की वैल्यू बराबर है 540 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है 18 के, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू है 18 के बराबर। तो क्षेत्रफल आया 30 यूनिट गुणा 18 का स्क्वायर कर दो, 18 का स्क्वायर, यानी कि 30 गुणा 324। तो 0 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9, तो 9720 इस सवाल का उत्तर है। ये लेखपाल के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप ही हम यहाँ से निकाल लेंगे। 13 12 5 25, 25 और 5 30, 30 यूनिट बराबर किसके 540 के, 1 यूनिट बराबर किसके 18 के। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 18 पंजे 90, और 12 यूनिट की वैल्यू 18 गुणा 12, ठीक है। ये अगर आधार है तो ये लंब होगा, इन दोनों के गुणनफल और बटे 2, ऐसा भी निकाल सकते हो क्षेत्रफल, ठीक है, इससे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो जो ये 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको देखते ही सबसे पहले माइंड में ये बात आनी चाहिए कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई तो नहीं करता, कि कहीं ये 5 12 13 तो नहीं है, समकोण त्रिभुज तो नहीं है, ठीक है। 5 12 13, तो देखते हैं तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी 30 ही आना चाहिए उससे, और परिमाप भी 30 ही आना चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा 5 गुणा 12 बटे 2, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 30, सेटिस्फाई कर गया। परिमाप कितना होगा 13 + 12 25 और 5 30, तो परिमाप भी कितना हुआ 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 12 13 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सबसे छोटी भुजा क्या होगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ये भी लेखपाल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5, तो 3:4:5 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो सबसे छोटा है, समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करता है। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 216, ठीक है। उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 216। देखिए अगर ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है,
तो उसका क्षेत्रफल है 216। यानी कि ये बात तो निश्चित हो चुकी कि त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा यहां से, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 3 दूनी 6, 2 3 हो गया ना। तो 1/2 आधार 3x गुणा 4x गुणा 1/2। तो कितना आ गया यहाँ से, 2 दूनी 4, यानी कि 6x² यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, 216। तो 6x² किसके बराबर होगा, 216 के। 6 से कट गया कितनी बार, 36। तो x का मान कितना आ गया, 6। आपसे पूछना यह चाहता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 12x की वैल्यू पूछ रहा है। तो 12 गुणा 6, 12 छिक 72, 12 छिक 72 सेंटीमीटर। आंसर हुआ 72 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हमें ये पता है कि परिमाप पूछना चाहता है, तो परिमाप का मतलब है 5 और 4 9 और 3 12। आंसर वही ऑप्शन होगा जो 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 से ना तो 76 कटता, ना 12 से 80 कटता। तो आंसर या तो 84 होना था या फिर आंसर 72 होना था। क्लियर, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में फंस चुके, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको आयत के बारे में जानना पड़ेगा कि आयत होता क्या है। तो आयत का मतलब है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और पैरेलल हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और पैरेलल हो, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो, तो उसको हम बोलते हैं आयत। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि अगर ये लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, परिमाप क्या बनेगा, परिमाप, परिमाप का मतलब होगा कि चारों ओर को घूम जाना। यानी कि इस पॉइंट से शुरू किया और ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे, फिर वापस उसी पॉइंट पर आना। तो चारों तरफ घूमने का मतलब हुआ कि हम चारों लाइन पे घूम गए। इसका मतलब ये परिमाप। कितनी बार एल चले, एल। यहां पे भी क्या होगा, एल। तो 2 बार तो हम एल चले, और 2 बार कितनी बार, बी। बी कितनी बार चले, बी 2 बार, तो 2b। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण, विकर्ण यानी कि डी, डायगोनल, यानी कि एल स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है इसका विकर्ण, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, देखिए एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। कोई आयताकार मैदान है जिसकी एक भुजा 12 मीटर है, जिसकी एक भुजा 12 मीटर है। तो एक भुजा मैंने मान ली कि ये 12 मीटर है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 12, अगर ये b है चौड़ाई इसकी, तो 12 गुणा b, ये क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 12 से पूरा पूरा कटता होगा। अब ये देखिए 12 से 180 भी पूरा कटता है, तो ये आंसर हो सकता है। 12 से 108 भी पूरा पूरा कटता है, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन 12 से 30 नहीं कटता, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 12 से 12 कट गया, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। तो एलिमिनेशन तो लग नहीं पाया, अगर 3 ऑप्शन हमारे कट जाते तो एक ही आंसर बच सकता। ठीक है, तो देखिए अब ये बताइए, मैंने अभी आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में बताया था कि अगर आपको 3 4 और 5 दिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। फिर मैंने तुम्हें कहा था कि अगर किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15,
तो ये भी तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा, समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा। ये अगर 12 है, ये और 15 है, तो ये कितना बचेगा 9। तो इस बी का मतलब कितना है 9। तो क्षेत्रफल क्या होगा 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 इसका क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, अब आगे की जो वीडियो होगी वो बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगी और लेखपाल के एग्जाम को हम टारगेट करते हुए सारी वीडियो बनाएंगे। हमें 30 से 35 दिन का ये जो यूटिलाइज करना है वो किस तरीके से करना है, किन क्वेश्चनों को हमें पढ़ना है, किस चीज को हमें टारगेट करके चलना है। अभी हमारे पास कुछ भी नया पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हमें केवल वो चीज पढ़ना है, उस चीज पे फोकस करना है जो हम 25 के 25 क्वेश्चन को टारगेट कर सकें, यानी कि जहां से सबसे ज्यादा मिलेगा वो चीज पढ़नी है। जैसे कि मेंसुरेशन है, हमने सबसे पहले मेंसुरेशन को ही स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आने हैं। 25 क्वेश्चन में से अगर 3 क्वेश्चन पे यहां से मिलते हैं तुम्हें, तो इसका मतलब 22 क्वेश्चन तो बचे ना। तो पूरे 12 या 13 चैप्टर नहीं पढ़ने हमें, हमें वो चैप्टर पढ़ना है जिसमें से मिलना ही मिलना है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, उसमें से 2 मिनिमम क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, SI CI है, उसमें से भी क्वेश्चन मिलेगा मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी हम केवल और केवल फोकस करेंगे एडवांस मैथ पे, क्योंकि एडवांस मैथ से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, जैसे कि ये हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है।